सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार जी। मौसम बहुत बदल रहा है रेणु जी। अरे तो रोज बदलता है, जैसे समय बदलता है, घड़ी बदलती है, पल बदलता है, वैसे ही हो जाता है ना। कहीं समय से पहले बारिश हो जाती है, कहीं समय के बाद होती है। असम में पता लगा कि समय से पहले बाढ़ आ गई। तो प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती रहती है जी। लेकिन आज जो है दिन है व्यंजन विधि का, लेकिन उसके संग संग एक बड़ा खास है आज हमारा जो विषय है, जो 3 अगर हम उसको बहुत छोटे में करके बताएं तो स सा श है। तो इसका मतलब है स से सहनशीलता, और सा से है साइकिल दिवस, और श से आज हमारी सखी विशेष में जो है वो शमीमा देव हैं। तो आज हमारी सखी विशेष का नाम शमीमा देव है। तो भाई 3 स है जी। और रसोई में भी तो चलना है, व्यंजन विधि भी बतानी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस भी मना रहे हैं आज के दिन। देखो फिर तीसरा क्या कहना चाहिए, चौथा श आ गया शहीद दिवस। जी जी जी। गुरु अर्जुन देव जी का जी। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, किया है। आप गुरु अर्जुन देव जी जो हैं वो सिखों के 5वें गुरु थे, और उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। आपका जन्म 15 अप्रैल 1563 को सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों के अन्य गुरुओं की सच्ची वाणी को समाज और पंजाब की धरा पर घर घर पहुंचाने का काम किया। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं ये जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिख संस्कृति के पुनरुत्थान और परंपरा को आगे लेकर चलने का उन्होंने काम किया। जन जन में अमृत वाणी का प्रचार प्रसार किया संगीता जी, और सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। संगत सेवा और कल्याण कार्य में हमेशा व्यस्त रहते थे। गुरु अर्जुन देव जी अपने समय के लोक नायक थे, जो स्वभाव से शांत और गंभीर थे। वो शहीदों के सरताज और शांति पुंज भी कहे जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से अगर देखें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की ही है। और वाणी के साथ साथ संपादन का भी कार्य किया। ग्रंथ साहिब का संपादन इन्होंने श्री गुरु अर्जुन देव जी के भाई गुरुदास जी की सहायता से किया, और ये काम उन्होंने किया सन 1604 में। इस संपादन के अद्वितीय कला में गुरु जी की विद्वत्ता दिखाई देती है, और जिसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का बहुत सुंदर वर्गीकरण देखने को मिलता है जी। और गुरु ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणीकारों की वाणियां भी किसी भेदभाव के संकलित मतलब किसी भी भेदभाव के बिना ही संकलित की गई है। और अर्जुन देव जी गुरु रामदास के सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम बीवी भानी जी था। 1590 में तरन तारण के पक्के सरोवर की व्यवस्था उनके प्रयास से ही संभव हुई। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने लोक सेवा से जुड़े बहुत सारे काम किए। और ये भी कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के, क्योंकि इसके बड़े सारे प्रमाण भी मिलते हैं, जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा को शरण देने के सिलसिले में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को कैद कर यातनाएं दी गईं, जिसके वजह से वो शहीद तो हुए। लेकिन यातना की वजह यह थी कि उनसे मांग की गई कि पाठ के कुछ भजनों को मिटा दिया जाए, जो कि आपत्तिजनक है। लेकिन सिख परंपरा के अनुसार गुरु ने लाइनों को हटाने और जुर्माना देने दोनों से इनकार कर दिया, और जाहिर है कि इसके लिए उन्हें बहुत यातना सहनी पड़ी, और यातना भी बहुत दर्दनाक रही। लेकिन फिर भी वो बहुत शांत रहे। और उनके शरीर में छाले पड़ रहे थे, और उन्होंने कहा जितने छाले पड़ेंगे उतने सिख जन्म लेंगे, यानी कि एक वो जज्बे वाले लोग पैदा होंगे। क्योंकि जब एक इस तरीके के जज्बे वाले लोगों को कुछ यातना मिलती है तो उतने ही और ज्यादा लोगों को प्रेरणा मिलती है, और उतने ही उस जज्बात के लोग जो हैं वो जन्म लेते हैं, या यूं कहें कि जो लोग होते हैं उनके में वो जज्बे और
तेजी से बढ़ते हैं, या कहना चाहिए कि उनके मन में वो ज्वाला और धधक उठती है कि नहीं? और साथ ही साथ उनका समर्पण भी था बाकी जो भी उनके कार्य थे उनके लिए ईश्वर के प्रति। तो जब उन्हें यातनाएं दी गईं तो बस उन्होंने शांत मन से इसे ग्रहण किया और कहा कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। कुछ इस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को असर दिया। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लेते हैं। किसका न हो सकेगा, तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे, शबनम को देख लो गर बनकर शराब झूमे। नशा ही नशा हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। कहाँ ये दमकता मुखड़ा, कहाँ ऐसा नूर होगा। जिसने बनाया तुमको उसे भी गुरूर होगा। खुदा की अदा हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा। तुम्हें जो भी देख लेगा किसका न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। तो भाई बहुत सारी बातें आज हैं, सहनशीलता की बातें करनी है। हाँ, याद है ना? हाँ, याद है। लेकिन जब गायिकाओं की बात आती है तो कहना चाहिए कि हमारे देश में इतनी विविधता है कि हम तो बस वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर हिंदी गायिकाओं को जानते हैं, या मतलब आसपास की थोड़ी और जो भाषा हमें आती है उसको जानते हैं। लेकिन आज चलते हैं हम लोग कश्मीर की वादियों में, है ना? हाँ। वहाँ की गायिका शमीमा देव को जम्मू कश्मीर के सुर साम्राज्ञी भी कहते हैं। आपका जन्म 25 मई 1955 को श्रीनगर कश्मीर में एक कुलीन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला देव उर्फ नदीम था, जो कश्मीर के जाने माने कवि और शायर थे। सन 2005 में मशहूर गायिका शमीमा देव को
भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। जी, तो जी। अब समझ लीजिए कि क्या उपलब्धि रही होगी इनकी, है कि हाँ, नहीं? जी, जी। और इनकी जो मखमली आवाज़ है, इसी के लिए जानी जाती हैं शमीमा देव जी। इस प्रकार कला के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान है। शमीमा बचपन से ही गायकी का शौक रखती थीं और जब वो 10वीं में पढ़ती थीं, यानी बहुत छोटेपन से उन्होंने सीखा, तो 10वीं में पढ़ती थीं तब उन्होंने युगवाणी के लिए गाया था। वैसे शमीमा को डॉक्टर बनने का भी बड़ा शौक था, लेकिन संगीत में बेहतरी और बेहतर अंदाज के साथ उन्होंने कई बार कॉन्सर्ट्स भी किए और इस तरह मकबूलियत को हासिल किया। कश्मीर की मलिकाए तरन्नुम कही जाती हैं। शमीमा उस दौर की कलाकार हैं जब गायकी को एक नई दिशा मिली और बड़े अलग अलग अंदाज में गायकी के हर पहलू को पेश किया गया। हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन, खयाम, नौशाद साहब ने भी शमीमा देव जी के कुछ गीतों को रिकॉर्ड किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत में शमीमा देव ने मास्टर्स किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और उनका ये मानना है कि कला के क्षेत्र में सभी को आगे आना चाहिए, उसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कला तो भाई सबके लिए खुली है ना। जी, सूफियाना कलाम में आपको महारत हासिल है। हब्बा खातून और रसूल बेन की शायरी को आपने अपनी आवाज़ बख्शी। अपने पिता के लिखे हुए कलाम भी उन्होंने अपनी आवाज़ में गाए। शमीमा का मानना है कि अपनी आवाज़ की प्रकृति को पहचान कर अगर अपने ही प्रांत विशेष की भाषा में, खासकर लोक गीतों को अगर गाया जाए, तो ऐसे गीत और ऐसी आवाज़ें सबके दिल के करीब होती हैं, जो दिल को छू लेती हैं। यानी अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ये बात तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक लोक संगीत की बात है, वो तो हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना होता है, अपनी पहचान होती है। लेकिन इन सब के बावजूद ख्याल गायन भी शमीमा देव की पसंद है और उन्होंने ख्याल खूब गाए हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें बहुत भजन, चौपाई, दोहे, कुरान की किरत भी गाई गई हैं। और ऑल इंडिया लेवल पर, यानी कि पूरे देश स्तर पर शमीमा देव को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें अगर उन्होंने प्रतियोगिताओं में जब भी भाग लिया तो प्रथम आई। और आपका मानना है कि गायकी के लिए शास्त्रीय रागों को सीखना और उनका रियाज करना बहुत ज़रूरी है। जी, और उर्दू, कन्नड़, बंगाली, कश्मीरी, डोंगरी भाषा में भी शमीमा देव जी ने गीत गाए। इनका मानना है कि इस दौर में जो भी कला के क्षेत्र के फनकार हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। शमीमा देव जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी की शरीके हयात भी हैं। तो इस तरह से शमीमा देव जी ने जो भाषा कश्मीर की है उसे आगे बढ़ाने के लिए और जो गायकी वहाँ की है उसमें अलग अलग तरीके से गायकी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के गीत गाए। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भजन भी गाए और इतनी सारी जो चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, वो भी उन्होंने गाए। अब एक गीत सुन ले। हाँ, ज़रूर। लेकिन गीत से पहले एक ले लेते हैं रेणु जी। बिल्कुल अभी, हाँ बिल्कुल अभी गया ध्यान। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गीत सुनवाएंगे। बिल्कुल। तो भाई, वादा तो हमने किया था कि ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तो हाजिर हो गए बहुत जल्दी ही। लेकिन एक और वादा किया था हमने। हाँ। क्या? हाँ। गीत सुनवाने का, तो गीत सुनवा दिया जाए। नहीं, ये तो नहीं भूलेंगे। ये
प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तो भाई आज बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाया है। हाँ। कुछ लोग जो हैं लिखते हैं कि प्रतिदिन 10 किलोमीटर सुबह सुबह बेटे की साइकिल चलाकर इको पार्क जाता हूँ और वहाँ साइकिल स्टैंड में लगाकर फिर पार्क में मॉर्निंग वॉक करता हूँ और फिर उसी साइकिल से घर वापस आता हूँ। ना कोई तनाव रहता है और ना ही कोई रक्तचाप। फिर दिनचर्या के कामों से निपटने के बाद विविध भारती पर गीत सुनने लगता हूँ। रात में छाया गीत सुनने के बाद आराम से सो जाता हूँ और थकान की वजह से नींद भी तुरंत आ जाती है। क्या बात है। साइकिल ऐसी चीज ही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने लिखा है। जी जी जी। और ऐसा ही एक और साथी लिखते हैं कि साइकिल ऐसा परिवहन साधन है जो पर्यावरण की सेहत के लिए अनुकूल है, पर साइकिल हमारी सेहत का ख्याल भी रख सकती है। शारीरिक व्यायाम हृदय रोग जैसी कई बीमारियों से बचाए रखती है और साइकिल जरूरी शारीरिक गतिविधि के लिए आसान सा तरीका है। इसीलिए तो हमारे एक साथी ने और बढ़िया लिखा, हालांकि हाँ। जिनका हमने पढ़ा था उन्हीं का था। हाँ। कि टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई तो जमाना बाइक का आ गया। लोग इस दो पहिए साइकिल को भूलने लगे, लेकिन विगत कुछ सालों से तब इन्होंने लिखा है कि ये मधुमेह, रक्तचाप, तनाव, इन सब बीमारियां जब पैर पसारने लगी तो पुरानी साइकिल फिर आ गई याद और फिर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। बुजुर्गों द्वारा किया जाने लगा और ये लाभ विशेष आयु वालों के लिए नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये एक एरोबिक गतिविधि है जो हृदय, मांसपेशियों और तनाव जैसी बीमारियों को दूर रखता है। बात बिल्कुल आपकी सही है लेकिन हम इन सब चीज़ों पर कहाँ ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं समय बहुत जा रहा है, ये सब हो रहा है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने साइकिल का कहना चाहिए कि फ़ोटो भी भेजा है और मतलब उसके महत्व को तो सभी समझते हैं। ऐसे ही लिखा है कि साइकिल एकमात्र ऐसा साधन है जिसका प्रयोग करने से आप पर्यावरण के संरक्षण के साथ
खुद को भी फिट रख सकते हैं। तो बात बहुत अच्छी है जी। कि नहीं? और साइकिल देखिए पहले मिला भी करती थी, पास हो गए, अच्छा मिलती तो अभी अच्छा, भी है, बाजार में मिलती मतलब है। नहीं पहले नहीं, हाँ उपहार के तौर पर हाँ मिलती। उपहार के तौर पर मिला हमने करती सोचा थी। तो मिला कहीं भी मिल जाती थी। नहीं नहीं नहीं, रास्ते में चले और मिल गई खड़ी देखिए हुई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आम लोगों में साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये एक टिकाऊ परिवहन प्रणाली है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए असमानताओं को कम करती है। साइकिल का स्वरूप और साइकिल और स्टाइल समय के साथ बदलता गया, लेकिन लोगों का इससे जुड़ाव समाप्त नहीं हुआ। एक दौर वो था जब शादी में सामान्य साइकिल मिलना चर्चा का विषय होता था। देखिए मैं कह रही थी ना कि साइकिल मिला करती थी। तो तुमने ऐसे शादी नहीं लगाया तो हमें लगा कहीं भी मिल जाती थी। हाँ, तो आगे लिखते हैं कि चालक को लाइसेंस रखना होता था, साइकिल में लाइट भी होती थी। आज अलग अलग रंग और फीचर्स वाली हाईटेक साइकिलों का चलन बढ़ गया है, ऐसा ये लिखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस पहली बार न्यूयॉर्क में मनाया गया। हाँ। पर्यावरण को वाहनों से निकलने वाले जो विषैले धुएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की मंजूरी दे दी। और इसके उद्घाटन समारोह में यूएन अधिकारी, राजनयिक, एथलीट्स और जितने भी थे साइकिलिंग समुदाय की बड़ी बड़ी जो भी हस्तियां थी, हाँ। सुविख्यात सुनाम लोग, उन्होंने हिस्सा लिया। जी, और इसके फायदे भी, जैसे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं बिल्कुल, जब हम खरीदने जाते हैं तो उतनी महंगी भी नहीं, सस्ती, किफायती और विश्वसनीय। यानी कि कहीं अगर विश्वसनीय इसलिए कि कहीं अगर गड़बड़ा गई, कहीं खराब हो गई तो भाई हल्की फुल्की रहती है, आप थोड़ा सा धक्का देंगे तो आप उसे साथ लेकर जा सकते हैं, या हाँ जरूरत हो तो आप उसको कंधे पर भी उठा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपको सड़क पार करना हो, कुछ करना हो, अगर आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको चलने का रास्ता मिल रहा है, तो आप अपना वाहन अपने हाथ में भी उठा सकते हैं। कई इतना बार भारी नहीं है। हाँ, ऐसा रास्ता कभी होता भी है जी। और तुमने कभी नहीं उठाया क्या संगीता साइकिल हाथ में? साइकिल नहीं, तुमने नहीं चलाया ही नहीं है तो ठीक बात है। जी, शारीरिक फिटनेस की जहाँ तक बात है उसके लिए भी अच्छी है। और एक चीज और है कि जैसे हमारे श्रोता ने लिखा था कि तनाव मुक्त बिल्कुल होते हैं जब हम सुबह की सैर में अपने साथ साइकिल की सवारी करते हैं जी। और टिकाऊपन की तो खैर बात है कि जल्दी नहीं टूटती है, क्योंकि इसमें इंजन जैसा कुछ नहीं होता है। जो बाकी टूट फूट तो सभी चीजों में होती है, वैसे ही होती है। साइकिल के फायदे जो है सभी मित्रों ने बताए हैं। हमारे साथी लिखते हैं, शुभकामना देते हुए लिख रहे हैं कि मुझे साइकिल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने पर मेरी माँ ने अगली कक्षा में जो दूर जाकर पढ़ना था तो 6 जून 1999 को दिलाई थी। वो दिन नहीं भूल पाती। कितना उत्साह था। जो केवल 2 वर्ष ही चला पाई और विवाह हो गया, लेकिन बाद में उसे मैं अपने घर ले आई, जो आज मेरे साथ है। क्या बात है। तो यही तो बात है कि मतलब टिकाऊ भी होती है, अच्छी भी होती है, यादें भी बहुत सारी होती हैं। और देखा ये जाता था कि लोग सालों साल संभाल कर रखा करते थे, जैसा कि इन्होंने लिखा है। तो इतना प्यार भी होता है अपनी चीजों से। रेणु जी, एक गीत सुन लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि गीत से भी हमें उतना ही प्यार है। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, ये
यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। जो पैसे की बचत भी होती है। तब भी तो तुमने आज तक साइकिल नहीं खरीदा। खरीदा है, चलाती नहीं हो? चलाया भी है। भाई अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी जिनके घर में साइकिल है, हाँ। वो भी नहीं चला रहे हैं तो कृपया चलाएं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होती है। और निश्चित तो कम से कम कर लें कि हाँ हम हर रविवार को चलाएंगे, कोई दिन तय कर लें तो अच्छा रहेगा। अक्सर लोगों ने ऐसा किया किसी विश्वविद्यालय में, जैसे कि उन्होंने वहाँ के उपकुलपति ने कह दिया कि पूरे महीने में एक दिन सब लोग साइकिल से आएंगे, और उससे बहुत फर्क पड़ गया पर्यावरण पे। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कहीं पर अपने प्रमुख हैं अपने व्यवसाय में, तो वहाँ पर इस तरीके का कुछ नियम चला सकते हैं, क्योंकि साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा है और जीवन में अहम स्थान तो है ही। ऐसी ही बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने हमें लिख लिख कर भेजा है। मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, अच्छा व्यायाम हो जाता है, कई फ़ायदे और हैं। तो जागरूक करने के लिए और एक बार फिर इन सारी चीज़ों को याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और फिर वही होता है ना, देखोगे कभी तो सबके घर में एक एक साइकिल खड़ी तो ज़रूर होगी, लेकिन हम उसको बिल्कुल अच्छे से सहेज के रख दिए हैं, रख दिया है बस। हाँ, तो ऐसा मत करिए। ग्रीसिंग ऑयलिंग अच्छी तरह से कर लें। नहीं, वो कहाँ करते हैं। हाँ, उसकी चेन वेन ठीक कर लें और उसे थोड़ा झाड़ पोंछ लें, तो फिर उसको भी स्वस्थ कर दें ताकि वो आपको स्वस्थ कर सके, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता हिरण जी, वो भी इसी तरह से लिखते हैं कि साइकिल का हमारे जीवन में अहम स्थान है। अगर एक वाहन के तौर पर देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई लोग स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, और साइकिल चलाने से वजन भी कम होता है। तो ऐसा इस है। तरह की भी बातें हैं सेहत से जुड़ी हुई। सेहत से जुड़ी हुई तो सारी ही बातें हैं, क्योंकि इसमें लगभग हमारे पैर, घुटने, कूल्हे, इन सब की जो है व्यायाम हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो हम सहनशीलता की भी बात करेंगे और कुछ अच्छे व्यंजन भी बताएंगे। तो हमारी जो सखियां हैं, हमारे जो साथी हैं, वो कागज़ और कलम लेकर तैयार हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक जब हम लेंगे तो उसके बाद हम व्यंजन विधि भी बताएंगे और सहनशीलता के बारे में भी बताएंगे जी।
धैर्य के बाद जो होता है ना कि लोगों ने धैर्य रखा और हमने भी रखा, तो फिर से हम हाजिर हो गए। धैर्य का नतीजा ही था कि इस ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। और धैर्य बहुत बड़ा गुण है। हमारे बहुत सारे साथी ने लिखा है, बहुत ढेर सारे संदेश भेजे हैं। सहनशीलता होना इंसान का एक गुण है जो पूरे जीवन भर इंसान को खुश रहने में मदद करता है। हर इंसान को सहनशील होना चाहिए, आज के समय में ज़रूरी है। तो साइकिल की भी इन्होंने तारीफ लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, और व्यक्तित्व को कह सकते हैं कि कुछ अगर जो लोग सहनशील होते हैं उनका, ये नहीं कह सकते कि उनका व्यक्तित्व किसी तरह की उसमें कमी है, बल्कि ये एक तरह के गुण को दर्शाता है। अगर हम सहनशील है तो गंभीरता कई बार देखी जाती है ऐसे लोगों में, और सहन शक्ति का कह सकते हैं कि परिचायक भी है एक तरह से, और जो क्षमता होती है वो भी दर्शाती है सहनशीलता। क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हम ऐसा समझते हैं कि भाई उसको सहन किया जा सकता है, लेकिन जब वो बातें होती हैं तो वो सहनशीलता से परे चली जाती हैं। जी हाँ। लेकिन ऐसे भी समय में जो धैर्य रखते हैं व्यक्ति, इसी को कह सकते हैं कि ये सही मायनों में सहनशीलता है। हाँ, यानी कि विषम परिस्थिति जब आए, हाँ, या आपके मन के विरुद्ध कुछ हो रहा है, तब आप उस पर प्रतिक्रिया न दें और अपना आपा न खोएं, तो जाहिर है कि आपने धैर्य का अपना परिचय दिया। सहनशीलता, धैर्य, सब्र, ये मनुष्य इंसान के सर्वोत्तम गुण या नेक स्वभाव को दर्शाता है। कभी कभी आप संकोच बस गलत होने पर बोल नहीं पाते हैं और उस बात को सह जाता है, पर ज्यादा सहनशीलता मनुष्य को कमजोर बनाता है और लोग उस कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर हावी हो जाते हैं। और आपके तो संस्कार है, आपके मुंह खुलेंगे नहीं। अपनी गलतियों को मानिए, जहां नहीं गलती हो वहां सिर उठाकर अपनी बात रखिए, ये कह रहे हैं। लेकिन हमें लगता है संगीता, कहीं ना कहीं धैर्य का मतलब ये है कि अपनी बात को आप रखें, लेकिन धैर्य के साथ रखें। हाँ। तुरंत आप प्रतिक्रिया न दे। और सहनशीलता का मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर शांत रह लें और बाद में अपनी बात आप कहें, तो वो सहनशीलता का परिचय है, धैर्य का परिचय है। और सहनशील, बिल्कुल सही आपने भी कहा है कि एक सीमा तक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जी, इन्होंने तो ठीक लिखा। और साथ ही साथ एक चीज और है कि जब हम किसी बात को सुनते हैं धैर्य से, तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। कभी कभी क्या होता है रेणु जी कि बहुत जल्दीबाजी में कोई बात अगर हम किसी की सुनते हैं, या बहुत मतलब उद्विग्नता से अगर हम सुनते हैं, तो हो सकता है कि समझने में भी थोड़ी कुछ गलती होती है, हमेशा होती है। तो जब हम उस बात को धैर्य से समझेंगे और थोड़ा सा वक्त देंगे, तो बात की जो जटिलता है वो साफ तौर से समझ में आएगी। और फिर उसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसमें बहुत कुछ जो है वो अच्छा ही निकल कर आती है। कह सकते हैं कि बहुत सामंजस्य बनाकर चला जा सकता है। जी हाँ, तो सहनशीलता उस वक्त तो आपको ऐसा लगता है कि भाई तुरंत बोलना चाहिए, लेकिन जब हम समझ जाते हैं उसको, तो फिर दोनों ही तरफ से जो बात होती है वो एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसका जो कहना चाहिए ना कि सही मायने में जो तरीका होता है वो निकल कर आता है। नहीं तो जब हम जल्दबाजी में या सहनशीलता खोकर आपा खोकर कुछ करते हैं, तो उसमें वही होता है कि उसमें खराब चीजों का प्रतिशत ज्यादा हो जाता है और जो सही चीज होती है वो कहीं पीछे हट जाती है। क्योंकि हम कहीं, जैसे तुमने कहा, उद्विग्न रहते हैं या क्रोध में रहते हैं, रोष में रहते हैं, तो वो सारी चीजें बिगड़ी हुई ज्यादा स्वरूप में आती हैं। सही स्वरूप नहीं आ पाता है। हम उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, जैसा भी स्वरूप है वो सही नहीं आता है, बल्कि उसका जो खराब स्वरूप है वो ज्यादा उभर कर आता है। और बाद में फिर पछतावा भी होता है कि भाई अगर थोड़ा सा ठहर लेते, थोड़ा सा सुन लेते, थोड़ा सा समझ लेते, थोड़ा सा समय दे देते, तो शायद बातें कुछ और होती। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये भी है कि हम जब सुन रहे हो तो भी, और अगर हमें कुछ कहना है तब भी, दोनों समय में हमें सहनशील होना चाहिए। हमारे साथी लिखते हैं कि सहनशील होना एक गुण है जिससे जीवन का वास्तविक विकास होता है। आज हमारे जीवन में दुख और तनाव हावी है। इसका परिणाम ये है कि हम थोड़े से कष्टों से शीघ्र घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सहनशीलता का गुण आ जाने से दोस्तों और पड़ोसियों के बीच आदर होता है, जल्दी तनाव या क्रोध नहीं आ पाता। इसलिए सहनशील बने रहकर निज लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, पर सहनशीलता एक सीमा तक, ठीक है, वरना कायरता में बदल जाती है। आत्मसमर्पण नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान का ख्याल रहता है। एक बात और है जो हम बड़ा गलत सोचते हैं कि हमारा आत्मसम्मान चला गया। कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके आसपास आपके शांत रहने से, या जिसको कहते हैं कि सम्मान चला गया है ना, अगर उससे शांति बनी रहती है, तो आप उसको तौलिए देखिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। घर में या आसपास जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ शांति ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सम्मान, आत्मसम्मान,
और कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा स्वाभिमानी हो रहे हैं, अभिमान आ रहा है हमारे में। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक सी रेखा है। असहनशील भी हम तभी हो जाते हैं जब हम इस चीज को अपने सम्मान पे ले लेते हैं। कि भाई ये हमारे सम्मान की बात आ गई तो फिर चलिए बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन उसी वक्त ये भी समझना चाहिए कि ये मान सम्मान का प्रश्न नहीं होता है, बल्कि ये प्रश्न ये होता है कि बात को किस तरह से हम देख रहे हैं और किस तरह से बात को आगे ले जा रहे हैं। जी, आगे ले जा रहे हैं, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा निकल करके आए। हर एक परिस्थिति विपरीत जरूर होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही जरूर होती है। विपरीत हमारे देखने का नजरिया भी होता है संगीता। अगर आपको उसको बहुत ज्यादा लग रहा है तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है अरे ठीक है, कह दिया कोई बात नहीं। तो ये बात बड़ी सहजता से भी हो सकती है। और सहनशीलता की जहां तक बात है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आप सहनशील नहीं होते हैं तो मन में मत आप ऐसे दुखी मत होइए, दुखियों के सहनशील मत बनिए, लेकिन आप उसको बल्कि स्वीकार करके कि नहीं, ये स्थिति ठीक है, सामने वाला कुछ परेशान होगा इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, इस समय शांत रहना ही बेहतर है। उसको बेहतर समझकर अगर आप शांत रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, है ना, और आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, और सामने वाले की भी परिस्थिति समझनी चाहिए कि भाई हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कश्मकश हो, ऐसा। तो ऐसा तो वैसा भी है, सब कुछ ऐसा है। जब स्वास्थ्य की बात आ रही है तो गीत संगीत भी साथ में चलना ही चाहिए ना। हाँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। रेणु जी, हमारी सखियां भी इस समय कुछ चाय के लिए किचन में होंगी।
ऐसा? हाँ भाई हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी बात याद करा दी साइकिल के माध्यम से। हाँ। और उन्होंने याद दिला दिया कि किस तरह से लाइसेंस होता था साइकिल के लिए, उसमें नाम पता सब दर्ज होता था, नंबर प्लेट मिलती थी लोहे की, उसको बकायदा पेज से पीछे लगाया जाता था स्टैंड के मतलब जो कैरियर लगा होता था वहीं पर गद्दी के नीचे लोग लगा लेते थे। और उसकी 3 साल में रिन्यू होता था। तो ये सब चीजें मजेदार हैं। लेकिन जो हमने साइकिल उठाकर चलने की बात की, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिला दी संगीता, वो हम जरूर साझा करना चाहेंगे। उन्होंने याद दिला दिया कि लोग रेलवे फाटक जो है वो पार करते हैं हाथ में साइकिल लेके। तो कृपया वैसा न करें। ये तो साइकिल उठा के बात है, लेकिन खुद भी लोग झुककर निकलते हैं रेलवे फाटक में, जो फाटक होता है। तो रेलवे क्रॉसिंग में जब भी बंद हो फाटक तो आप कृपया पार न करें। अगर कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है इसका मतलब कि नहीं कि आप सुरक्षित हैं। आपने हर बार गलती की है और कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। तो इस बात का बहुत महत्व है सहनशीलता के संग संग। यहाँ पर भी सहनशीलता की बात आ जाती है। हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, लगता है ओहो ये 3 मिनट 4 मिनट तो बस गया, बर्बाद हो गया। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि रेलगाड़ी दिखाई भी दे रही है तो उसके बाद भी अपने आप से आकलन कर लेते हैं कि भाई ये तो बहुत दूर है, तब तक हम निकल जाएंगे। ये बात भी होती है। तो अपने आप से आकलन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी स्पीड का हमें आइडिया नहीं होता। नहीं, गेट बंद है तो बंद है। अगर वैसे भी अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है तो आप ये मान के चलिए कि उस नियम का हमको पूरा पालन करना है और उसके साथ साथ चलना है जी। तो कृपया इस बात पर ध्यान रखें कि कभी भी इस तरह से रेलवे गेट जो है वो पार न करें। रेलवे क्रॉसिंग कहीं भी हो तो फाटक के नीचे से न जाएं जी। हाँ, थोड़ा समय दें, थोड़ा धैर्य रखें और फिर और हम तो व्यंजन विधि बता ही रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? लेमन राइस बता रहे हैं। वाह। तो 300 ग्राम बासमती चावल पका हुआ लेना है, मूंगफली 50 ग्राम, 2 नींबू का रस यानी 4 से 5 चम्मच नींबू का रस, 2 लाल मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा करी पत्ता यानी मीठी नीम जिसको कहते हैं 10-12 ले सकते हैं, और 3 मीडियम साइज के प्याज पतले लंबे कटे हुए, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार और तेल 3 बड़े चम्मच, या आप अपने हिसाब से देख लें। सरसों का जो दाने बता रही हो और राई भी हो सकती है। हाँ, राई जी। तो मूंगफली पहले थोड़ी सी रोस्ट करनी है, रोस्ट करके आप इसे हटा लें और इसी पैन को कढ़ाई में सूखा भून लेना है। हाँ, बिल्कुल सूखा भून लेना है। और इसी नहीं तो अगर आपकी भुनी हुई आपने बाजार से खरीदी है तो ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। और इस पैन में फिर थोड़ा सा तेल डाल दें, सरसों के दाने इसमें चटका लें और जो मिर्च है वो भी इसमें डालें, फिर चला लें हल्का सा, करी पत्ता, प्याज, सभी चीज़ इसमें डाल दें। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा जब रंग बदलने लगेगा, यानी कि प्याज जब हल्की सी भुनने लगेगी, तो इसमें मूंगफली, हल्दी, नमक थोड़ा सा और डालें और फिर थोड़ा सा इसे पका लें और फिर नींबू का रस इसमें डाल दें और 2 मिनट बाद चावल भी इसमें डालें और थोड़ी देर यानी कि धोकर रखा हुआ जो चावल है उसमें डाल दें और 2 मिनट तक ढककर इसको पका लें। और किसी भी तरह की जो सब्जी है आपके पास, अगर ग्रेवी है या फिर आप चाहें तो वैसे भी रायते के साथ खा सकते हैं। अच्छा, नींबू का ऐसा है कि अगर नींबू बहुत सारे लोग, वैसे ये लेमन राइस है तो नींबू हम बता रहे हैं, इमली का जो रस है वो भी, इमली अगर आपने भिगा के रखी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर बस उसका नाम बदल जाएगा और थोड़ा सा रंग बदल जाएगा, है ना? जी जी बिल्कुल। सच में बताओ? हाँ, बदल कि उसको भी लेमन राइस बोलेंगे? नहीं नहीं भाई उसका भी स्वाद अलग इमली रहता का है। चावल बोल सकते हैं ना? इमली भात कह सकते हैं, इमली भात कह सकते हैं। ऐसे ही कर्ड राइस बनता है यानी दही भात बनता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं और इससे थोड़ा थोड़ा सा जो है खुशबू और उसका स्वाद और उसकी एरोमा ये सब थोड़ा सा बदल जाती है। तो जिसको जो पसंद है वो उसका प्रयोग करें, वो बनाएं। वैसे हम रवा टोस्ट बता देते हैं। रवा टोस्ट है, इसके लिए आधा कप सूजी ले लीजिए और 2 कप करीब दही ले लीजिए और 1 हरी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कद्दूकस कर लीजिए। 2 टेबल स्पून जो है बारीक कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप और रंग वाली भी ले सकती हैं, लाल पीली वाली भी, उसको पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ कहते हैं ना। और हरा धनिया थोड़ा कटा हुआ लें। हाँ, क्या नाम है बताओ ना? कोई ऑरेंज के रंग की आएगी, हाँ पीली वाली भी आती है ना, कोई येलो भी रहती है, सब अलग अलग। तो 6 ब्रेड स्लाइस चाहिए जो हम बता रहे थे रवा टोस्ट के लिए। दही और सूजी पहले अच्छे से मिला लें, यानी कि जो आपने आधा कप सूजी लिया और 2 कप दही अच्छी तरह से मिला लें। सब्जियां भी हैं जो वो भी मिला लें उसमें, फिर अदरक, हरी मिर्च मिला लें, धनिया सभी को डालकर फिर मिला लें और थोड़ी देर छोड़ दें उसको, ताकि जो सूजी है उसमें थोड़ा सा भिन जाए, यानी कि उसमें जज्ब कर ले सब चीज़। फिर 1 स्लाइस जो ब्रेड आपने ली है
एक ब्रेड लें, उसमें एक तरफ इस बैटर को लगा दें, पतला पतला लेयर, और उसको फैला दें। फिर तवे को धीमी आंच पर रखें, मीडियम आंच पर रखें, और थोड़ा सा उस पर घी लगा दें, और जिस तरफ बैटर लगाया है हमने उस तरफ से तवे पर इसको रख दें, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको उस पर सिकने दें, और फिर पलट लें। दूसरी ओर सिर्फ घी लगा कर गोल्डन ब्राउन सेक लें, क्योंकि इस तरफ बहुत जल्दी सिक जाएगा, क्योंकि केवल ब्रेड है। तो इस टोस्ट को आप तिरछा या ट्रायंगल में काट सकती हैं, जो भी शेप आप चाहें काट सकती हैं। अगर आपके कोई खास मेहमान आ रहे हैं तो आप गोल भी काट सकती हैं किसी कटोरी की मदद से, तो आपकी मर्जी है जी। अलग अलग तरह से अलग अलग आप उसको शेप दे करके डेकोरेट कर सकते हैं जी। और अब कुछ और बता दें रेणु जी, या एक गीत सुनवा दें? गीत सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। क्या हुआ? सब चमन मुस्कुराता है जब आपका पेट भरा हो, और वो भी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन से। तो आसपास की सारी चीज़ खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई नज़र आती है, और ज़रा सा कम हो जाए नमक भी ना, तो सारा ये जो चमन है ना वो उजड़ जाता है। तो व्यंजन वो चीज़ है। हाँ। लेकिन हमारे श्रोताओं की बातचीत बहुत प्यारी है, इसलिए हम कहना चाह रहे हैं संगीता कि बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा लिखते हैं। साइकिल के बारे में इन्होंने लिखा है कि हमने डीपी में भी साइकिल लगा लिया है। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, आज के दिन को आपने सार्थक कर दिया। और मेरी अच्छी सेहत का राज जो है वो साइकिलिंग है। सब श्रोताओं को, विविध भारती की टीम को विनम्र वंदन कह रहे हैं। और सहनशीलता इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं कि बराबर का मतलब क्या है? किसी भी संजोग में डट कर टिक कर रहना।
सहनशीलता है। तो एक आधी लाइन में आपने इसकी जो परिभाषा बताई है वाकई बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी नहीं, ये तो बिल्कुल अग्नि परीक्षा की तरह होती है। हाँ, तो डट कर टिक कर रहें। और एक बात और है कि अगर कहीं आपने अपने सहनशील न होने का परिचय दिया है, धैर्य आप खो बैठे थे, तो बाद में समय रहते माफी मांग लें जी। अपने मन को भारी न रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ग्लानि जरूर होती है कि हमने उस समय ज्यादा बोल दिया, थोड़ा बेरुखे होकर बोल दिया, न जवाब उस समय देते तो अच्छा था। तो चलिए, अगर आपने अभी भी सोच लिया है तो जब भी आपको लगे तो आप सामने जाकर चाहे जैसे संदेश के माध्यम से क्षमा मांग लें। फिर देखिए कि सामने वाला भी खुश तो रहेगा ही, हो सकता है वो भूल भी गया हो, लेकिन आपका जो बोझ है मन का वो हल्का हो जाएगा। जी, अगर हम पेट को कैसे भारी करने जा रहे हैं? हाँ, बालूशाही खाकर। बालूशाही, ठीक है, आते हैं, चलो पहले बनाए तो। हाँ, तो इसकी सामग्री लिखें। 2.5 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप घी डालकर पहले इसे सान लेना है, यानी डो बना लेना है। मैदा को पहले सान लेंगे। हाँ, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम लोग रोटी के आटे को सानते हैं वैसा नहीं करना है। हाँ। इसको बस मिलाना है, मतलब इकट्ठा करना है। हाँ, मतलब बाइंड करना है, थोड़ा गूंदना नहीं है बहुत, नहीं, क्योंकि फिर वो चिकना हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद 20-25 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। और अब जो चीनी है, यानी कि 2.5 कप चीनी और 1.25 कप पानी इसमें डालें। तो पहले बताओ तो 2.5 कप चीनी देनी है? हाँ, ऐसा। हाँ, और 1.25 कप पानी इसमें डालकर चाशनी बना ले। एक तार की चाशनी बननी चाहिए, 30 से 40। तो भाई ये जो मतलब आपने जो गूंदा है मैदा उसको किनारे रख दें और फिर आप चाशनी चढ़ा दें। जी बिल्कुल, उसको सेट होने के लिए रख दें, फिर चाशनी बना लें। और केसर जो आपने रखे, थोड़े केसर ले लें, उन्हें पहले से पानी में डालकर रख दें, तो थोड़े भीग जाएंगे तो उनका रंग अच्छा आ जाएगा। केसर जो है, हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा उसका सम्मान रखना चाहिए, उसको दूध में भिगो के रखना चाहिए। हाँ, भिगो सकते हैं, बिल्कुल, दूध में भिगो या फिर पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन पानी में से बेहतर है कि आप उसे दूध में भिगो लें, तो अच्छा रहेगा। जी, चाशनी में फिर केसर और कुटी इलायची ये डाल दें, ढककर रख दें, जिससे जो छोटी इलायची, हाँ, जिससे गर्म चाशनी जो है इसके अंदर इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। और जो अब आटा आपने लगाया हुआ है उसे लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है पहले। अच्छा। और फिर एक एक लोई को छोटी छोटी गोल बना लेना है। और फिर जिस हिसाब से बालूशाही का शेप है आप उस शेप में, यानी कि बीच से थोड़ा सा गड्ढा कर लें और इस तरह से सब तैयार कर लें और उसे हल्की सी ब्राउन तल लें। और मतलब धीमी धीमी आंच में तलें। हाँ, उसको, क्योंकि वो थोड़ा मोटा है, मोटी है, तो अंदर तक सिजना चाहिए उसको। जी जी, हाँ, जी। अंदर तक पक जाए जिससे। और फिर उसके बाद उसको चाशनी में डाल दें। अब देखना यह है कि जो आपने गरम गरम निकाली है बालूशाही, उसको जो चाशनी आपके पास है उसमें उसी वक्त डाल दें। और अच्छा, गरम गरम में ही? हाँ, और फिर उसको मुलायम नहीं हो जाएगी? नहीं, फिर उसको निकालते जाएं। अच्छा, जैसे दूसरी वाली आपने तल ली तो वो पहली वाली को हटा दें और उसके बाद फिर दूसरी वाली डालें, फिर वो तल के निकालेंगे तो फिर वो दूसरी वाली डाल दें। ये तो जब खाओ तो बड़ी मतलब मुश्किल लगती है कि बनाना बड़ा मुश्किल है, तो बड़ी आसान है। हाँ, बहुत आसान है। क्या बात है। और अच्छी भी लगती है खाने में। हाँ, वही तो कह रहे हैं, खाने में इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा लगता था कि बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े उसमें पेचोखम दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे पेच दिखाई देते हैं, घुमा घुमा सा दिखाई देता है। तो हमें लगता है कहीं कहीं उसको कई लेयर में भी बना देते होंगे ताकि अंदर तक सिज जाए, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं जी। आप इसमें और भी प्रयोग कर सकती हैं। और अब हम क्या बताने जा रहे हैं? अब आप बताएंगे। ब्रेड पिज्जा सैंडविच। आज तो हम ब्रेड के साथ में हैं। बिल्कुल। एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लें, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च भी बारीक कटा हुआ होगा। फ्रेश जो है वो स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, या अपनी पसंद की चीज़ जो भी आप लेना चाहें, स्वीट कॉर्न हो जैसे अमेरिकन कॉर्न होता है, या मशरूम, ऑलिव, जो भी आप लेना चाहें। और चीज़ चाहिए ग्रेट किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ, 1 या 2 क्यूब। और सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस पर ठीक से बटर लगा लें, और क्योंकि ये हिस्सा केवल एक तरफ लगाएंगे, ये हिस्सा जो है वो तवे पर रहेगा। इस रखी हुई ब्रेड के बाहरी परत पर मेयोनीज लगा लें, फैला दें इसे, और इसके ऊपर प्याज और ग्रेटेड चीज़ रख दें। इस पर थोड़ा सा टमाटर भी जो हमने काट के रखा था वो, और शिमला मिर्च के टुकड़े भी रख दें। स्वीट कॉर्न ऊपर से नमक छिड़क दें, स्वीट कॉर्न भी रख दें। हाँ। और फिर इसमें तो वही चीज़ें हैं कि जो जो चीज़ें आपको पसंद है, अगर आपको गाजर पसंद है तो वो भी कद्दूकस किया हुआ चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े में भी आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर उसमें हल्का सा नमक छिड़क दें, काली मिर्च पिसी हुई डाल लें, और अगर आपको पसंद है तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, यानी कि लाल मिर्च, और बाद में थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क दें। इसके ऊपर एक ब्रेड रखें और ऊपर बटर लगा दें, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ पिज़्ज़ा सॉस और लगा दें, और इसे फिर नॉन स्टिक तवे पर रखकर ढक्कन से ढक दें।
और जैसा चाहें वैसा शेप भी आप रख सकते हैं। फिर सॉस या चटनी जिसके साथ आपको पसंद आए उसके साथ खाइए। जी, और अब एक गीत सुनवा देते हैं। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात। दुनिया है सोई सोई, ऐसे में भी जाग रहा है हम तुम जैसा कोई कोई। क्या हंसी है तारों की बारात, ढलती जाए। तो भाई समय तो यूं ही ढलता रहता है, तो आज सखी सहेली का कार्यक्रम जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। तो इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी को और संगीता श्रीवास्तव का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।